क्लोजिंग से ठीक 1-1.5 घंटा पहले ही ये शो आपके बहुत काम का है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पी कालरा। ये इसलिए काम का है क्योंकि मार्केट के अंदर अब हम एक्सपायरी के हफ्ते में हैं। ये शो इसलिए काम का है क्योंकि आज बाजार पूरी तरह से रेंज में रह चुका है कि लास्ट 1-1.5 घंटे में कुछ चलेगा, कवरिंग आएगी। ये शो इसलिए काम का है कि अगर आपने सौदे में प्रॉफिट ले लिया तो क्या प्रॉफिट बुक करें, किसी में शॉर्ट पोजीशन से क्या उसको कैरी करके जाएं। ये शो इसलिए भी काम का है क्योंकि क्लोजिंग के एक्शन से ठीक पहले वादा की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए इन सभी पैरामीटर्स पे हम ये शो आपके सामने लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं आज के मेहमान फिर से आपको कुछ बेहतर रिटर्न ही देंगे। हालांकि जो हम सुबह कॉल्स हमने आपके सामने रखी थी उसका रिटर्न कार्ड सबसे पहले आपको दिखाते हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो एक्सपर्ट्स हमारे कॉल आपको दे रहे हैं वो किस तरह का रिटर्न आपके सामने रख रहे हैं। आज डीएलएफ सुबह सुबह एक्सपर्ट्स की तरफ से दी गई कॉल थी। हालांकि हमने फास्ट मनी में भी आपको बताया था सुबह 7:30 बजे कि डीएलएफ चल सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको डीएलएफ आज के सौदे के अंदर ही बताया। ये शेयर अभी तक 28,000 रुपया दे चुका है। 5,000 का लॉट साइज था इसका, 2.5% का गेन अब तक दे चुका है, लेकिन ये आगे भी पैसे आपको दे सकता है क्योंकि इसका चार्ट और उसका डाटा काफी स्ट्रांग है। हिंडाल्को एक सेल कॉल भी आज हमको मिली थी, वहां से भी करीब 1.5% का फायदा हमको मिला। चाहे बाजार कमजोर हो या फिर तेज, आपको इन पर्टिकुलर शेयर से फायदा मिलता है। डिश टीवी भी आज ब्रिजेश की कॉल थी, ये भी 2-2.25% ऊपर हुई, 12,500 रुपए का गेन यहाँ से भी आया। तो जो हमारी कोशिश होती है कि कम से कम 20,000 पे पर्टिकुलर एफ&ओ सौदे से आपको मिल जाए। ये 4-5 ही ट्रेड होते हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होती है। आराम से आप इन सौदों को बनाएं, नहीं भी थोड़ा भी कम करेंगे प्रॉफिट तब भी कम से कम 10 से 15,000 रुपए डेली आपके पॉकेट में आ सकता है। अब कुछ बढ़ने वाले शेयर्स देखिए, आज सुजलों में जब खबर भी आई थी उसका फायदा भी मिल रहा है। डिश टीवी का 3% ऊपर है। सिंडिकेट बैंक के अंदर कुछ खरीदारी के सौदे बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जहां जहां पे खरीदारी है वो सारे ग्राफिक्स अभी आपके सामने चलते दिखेंगे और जहां जहां पे कमजोरी है वो भी आपके सामने होगा। मन्नापुरम के अंदर भी करीब 1% के आसपास का इजाफा देखने को मिल रहा है। और जो कुछ शेयर चल रहे हैं उसमें एनटीपीसी है, एक्सिस बैंक है, यूपीएल, ओएनजीसी, जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो कि आज वादा के अंदर काफी तेजी दिखा रहे हैं। इसके अलावा आज माइंड्री को लेकर एक खबर आई, उस खबर का असर देखने को मिला। शेयर 5-5.5% ऊपर था। श्री इंफ्रा हाल की ही लिस्टिंग है, ये शेयर भी इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर करीब 4% की मजबूती दिखा रहा है। आईडीएफसी 63 के लेवल को पार कर चुका है, डे हाई पे है, ये शेयर भी ध्यान देने वाला है। इसके अलावा एक आईबी रियल एस्टेट 4.5% ऊपर, ये भी दिन के उच्चतम स्तरों पे। ये कुछ एक एफ&ओ के टॉप गेनर्स हैं जो डे हाई पे खड़े हैं। अब जरा लूजर्स भी देखिए, वो है इंडसन बैंक, ये करीब 1.5% नीचे इंट्राडे लो पे आके खड़ा है इंडसन बैंक। एचपीसीएल 1.5% का नुकसान यहाँ पे है। टाटा मोटर्स ये करीब 1.5% अभी नीचे है। इसके अलावा इन्फोसिस 1000 के नीचे वापस आ गया। और आज का एक और टॉप लूजर है वो है टाटा स्टील, यहाँ पर भी हमको नुकसान देखने को मिल रहा है। सभी शेयर वादा के कुछ कमजोरी वाले हैं। 1-2 शेयर आप और देखिए उनमें क्या पोजीशंस बन रहे ताकि इंडेक्स मैनेज हो रहा है या नहीं। उसमें सबसे पहले नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आज ये ना तो ज्यादा चल रहा है ना ही ज्यादा टूट रहा है, एक सपाट सी ट्रेड लेता हुआ दिख रहा है, अभी बिल्कुल फ्लैट है। दूसरा शेयर आता है आईटीसी, आप ये भी एक बार देखिए, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, ना ही कुछ ज्यादा चल रहा है ना ही ज्यादा टूट रहा है। एक शेयर है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, आप इसकी वेटेज को भी नहीं नकार सकते, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। इसलिए अब आपको इंडेक्स भी देखने में दिख रहा होगा कि बिल्कुल फ्लैट है क्योंकि इंडेक्स को मैनेज करने वाले करीब 4 से 5 शेयर इस समय पूरी तरह से ठंडे हैं। जो बढ़ रहे हैं और गिरने वाले शेयर्स थे वो हमने आपके सामने रखे। आपको जरा से आज की मोटी मोटी बातें देख लेते हैं जो वादा बाजार से हमको समझ में आई है और उसके बाद फिर आज के 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे समझेंगे कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए। आज की पहली बात यह है कि 7वां दिन ऐसा है जिसमें तेजी में ब्रेक लगी हुई है। ये सप्लाई जोन को नहीं तोड़ पा रहा जो कि 10,400 के ऊपर आके बनता है। सपोर्ट भी अच्छा है 10,300 का, तो पिछले 5 दिन से तो कम से कम 100 पॉइंट की रेंज में फंस गया। इसलिए निफ्टी की ऊपर की कॉलम में अब टूट आना शुरू हो गई है, जैसे कि 10,500, जैसे कि 10,400, लेकिन ये टूट ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। ये बिकवाली देखने को मिल रहा है, अगर थोड़ी भी शॉर्ट कवरिंग आ गई तो ये टूट रुक जाएगी। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी। तीसरी बात, ऑयल मार्केटिंग, एविएशन, ये जो ऑयल से जुड़ी हुई शेयर्स हैं ये टूट रहे हैं। कच्चा तेल बढ़ रहा है, 2 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है। सुबह सुबह 7 बजे हमने आपको एनालिसिस करके भी इसका बताया था कि कच्चे तेल पर थोड़ा सा सावधानी बरते, इससे जुड़े हुए सेक्टर्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी जो वादा से हमको समझ में आई। टेक्सटाइल शेयरों में कुछ हद तक तेजी देखने को मिल रही है।
कुछ फ्रंटलाइन कैश के और नॉन कैश यानी कि F&O के टेक्सटाइल शेयर्स चल रहे हैं। ये चौथी इंपॉर्टेंट बात है जो मार्केट के अंदर थी। इसके अलावा टायर के शेयर अभी अभी चले, फाइनेंस के शेयरों में भी कुछ खरीदारी आ रही है। आप एक दो शेयर देख भी सकते हैं जैसे कि सीएट है, MRF है, ये कुछ एक शेयर जो अभी अभी तेजी के साथ ऑलमोस्ट डे हाई पे आ चुके हैं। सुमित बागड़िया मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आज के मेहमान हैं। राजेश सतपुते से जानेंगे आज की कॉल्स, और मेरे साथ समित चौहान भी होंगे एंजल ब्रोकिंग से, उनसे भी हम राय लेंगे और जानेंगे कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। सुमित, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। ये निफ्टी ये 100 पॉइंट की रेंज में रहने वाला है सुमित, ऐसा ही मान के चले कम से कम आज का दिन और कल का दिन? सुमित, आपसे यह सवाल मिल रही है आपको? बिल्कुल एकदम सही पकड़ा आपने। निफ्टी का इमीडिएट रेंज बना हुआ है, बिल्कुल आवाज आ गई है। 10,300 10,400 ये इमीडिएट रेंज बनी है निफ्टी की, और आपने एकदम सही पकड़ा है कि इसी रेंज में एक बार निफ्टी रहेगा। शायद हो सकता है 1 से 2 दिन इसी रेंज में रहे, और या फिर हो सकता है कल के दिन में 10,400 का ऊपरी साइड का लेवल टूटे। फिलहाल बायस पॉजिटिव है, इसके लिए पॉजिटिव साइड में ही रहना है। 10,300 का लेवल नीचे में टूटता है तो ही वीकनेस का व्यू बनाना है, अदरवाइज बाय साइड में रहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा लीजिए। ऊपर में 10,400 इमीडिएट टारगेट होगा। 10,400 का लेवल टूटने के बाद हमें 10,450 से 500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 10,400 टूटने के बाद ही ऊपर के लेवल एक्सटेंड करेंगे। फिलहाल इसी रेंज के लिए बाइंग करके ट्रेड करें। गुड सर, आपका बिल्कुल थॉट बिल्कुल क्लियर कि भी फिलहाल 100 पॉइंट की रेंज में फंसेगा। निफ्टी कोशिश करेगा 10,400 को तोड़ने की, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। बोलेंगे 100 पॉइंट तो है, लेकिन किस तरफ झुकाव ज्यादा है? तो बाजार के ऊपरी तरफ से यानी कि सप्लाई जोन को तोड़ने का थोड़ा सा चांसेस ज्यादा है। 400 के रेंज के ऊपर आ सकता है। अगर आया तो शॉर्ट कवरिंग वैसे वेट कर रही है कि एक्सपायरी पे हमको शॉर्ट्स कुछ और कवर होते हुए दिखे। तो 400 की वेट हो रही है। जिस दिन ये 400 टूटेगा, अब यकीन मानेगा एक एक शेयर वायदा के कम से कम 5% भी ऊपर हो सकता है। इसमें कुछ ज्यादा हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। तो वेट कैन वॉच। अभी तो फिलहाल इस 100 पॉइंट में मार्केट रह सकता है। सुमित, आपके 2 शेयर आज के कौन से, जरा ये भी हमारे साथ साझा कीजिए। पहला स्टॉक मदरसन सुमी। मदरसन सुमी में यहां से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। मदरसन सुमी काउंटर स्ट्रांग दिख रहा है, ऊपर में 370 के टारगेट बनेंगे। आई थिंक 345 के स्टॉप लॉस से मदरसन सुमी में बाइंग करके काम करें 370 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। फार्मा स्टॉक्स थोड़े से ठीक लग रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ऑरो फार्मा में ऊपर में 735 750 तक के लेवल्स जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 710 के स्टॉप लॉस से बाइंग करें, 735 और उसके बाद 750 के टारगेट हमें ऑरो फार्मा में जल्दी देखने को मिल सकता है। ठीक है, यह सब आप नोट करते चले। आज मदरसन सुमी सुबह सुबह हमने आपको वैसे भी बताया था, जब 3 ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई थी, 2 बाय और 1 न्यूट्रल बता रही थी। शेयर चला 2-2.5%, ये खुला 2-2.5% ऊपर नहीं था, खुला आराम से 1-1.5% ही था, लेकिन उसके बाद ये शेयर चला 370 तक गया। अभी भी इसमें काफी दम है। सुमित कह रहे हैं शेयर और चलेगा, 370 तक जा सकता है। 345 का स्टॉप लॉस। और इसके अलावा एक औरोबिंदो फार्मा, ये भी ध्यान देने वाला शेयर है, 735 का। वैसे तो आप ध्यान रखें अजंता फार्मा के अंदर भी कुछ फार्मा के पर्टिकुलर शेयर्स हैं जो इस समय अच्छा चल सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा 735 का टारगेट, 710 का स्टॉप लॉस है। राजेश सतपुते भी इस बीच मेरे साथ हैं। राजेश, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कैनफिन होम सर, मैंने भी थोड़ी देर पहले F&O की शीट में देखा, इसका बिल्डअप तो काफी अच्छा दिख रहा है सर। आपने क्या नोटिस किया इसके अंदर? है दूसरी चीज, अगर आप इसका टेक्निकली देखो तो इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। हालांकि टेक्निकली अकॉर्डिंगली इलेट अगर आप देखो तो 480-82 के ऊपर अगर इसका बंद मिलता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। लेकिन जो इनिशियल जो डेटा है उस हिसाब से लगता है कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 460। इमीडिएटली जो छोटा टारगेट दिया है मैंने 488 का। अच्छा ठीक है, ये 492 का टारगेट आपका दूसरा टारगेट है यानी कि सेकंड टारगेट है? 488 के आसपास का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड 92 के आसपास है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप 492 का टारगेट 2 है, 488 का टारगेट 1 है, T1 T2 समझिए इसको, और 460 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन को रखिएगा अपने साथ ही। आपको वॉल्यूम कितना लेना है ये आप तय करेंगे। आप चाहे तो इसकी ऑप्शंस भी ले सकते हैं, थोड़ी एक्टिव ऑप्शंस होंगी तो ही उतरेगा, नहीं ऑप्शंस एक्टिव छोड़ दीजिएगा। फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है, कैश में लेना है, कंफर्ट आपका। एडवाइस हमारे गेस्ट की है, आपको ये उम्मीद करते हैं अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये रिटर्न कार्ड ऐसे नहीं बनता, आपके सामने हमने सारे एनालिस्ट की कॉल लेते हैं और ये एनालिस्ट काफी रिसर्च करके आपको ये शेयर देते हैं। इनकी भी काफी मेहनत होती है इनके पीछे, ताकि आपको बेहतर कॉल्स मिल पाए। अच्छा राजेश, कोई दूसरा शेयर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? डिब्बी यहाँ पे अजंता फार्मा ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मोमेंटम है इसमें। इनफैक्ट अगर टेक्निकली देखें तो 1350 के ऊपर का इसका अगर बंद मिलता है तो इट्स अ ब्रेकआउट। और मुझे लगता है कि अगर आप देखो पिछले इस सीरीज में इनफैक्ट 1200 के सपोर्ट से अच्छा चला है, और इनफैक्ट आज इसका जो ब्रेकआउट लेवल है 1340 के ऊपर
वो इट इज नथिंग बट इट्स 200 डीएमए लेवल। तो ये पकड़ के चलिए अगर 1340 के ऊपर बंद मिलता है तो इसका टेक्निकल ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए 1340 का ही छोटा स्टॉप लॉस लगा है, क्योंकि हम लोग एक्सपायरी के वीक में है, इसलिए इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो रफली रहेगा 1429-2930 तक का। ठीक है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि आज हमने भी इसके डाटा को नोटिस किया। हालांकि हमने तो उसके 5 इयर्स तक चार्ट डाले कि पिछले 5 साल में इसके अंदर क्या हुआ। तो पिछले 5 साल का जो एक क्रॉसओवर वाला जंक्शन है ना, ये ठीक वहीं आके खड़ा हुआ है। इसलिए 340 उसी क्रॉसओवर का हिस्सा भर है और 1420, 1430 ये उसी क्रॉसओवर का अपर एंड है। ये इसी रेंज के अंदर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अजंता फार्मा 1430 का टारगेट, 1340 का एक स्टॉप लॉस है, 2-2.5% ऊपर है। इस शेयर पे मत जाइए, ये 2-2.5% वाला शेयर नहीं है, ये तो 5-5, 7-7% वाला शेयर है। अजंता फार्मा भी ध्यान रखा जा सकता है। एक औरो फार्मा आपको अभी अभी सुमित ने दिया, राजेश कह रहे हैं अजंता फार्मा, कैनफिन होम्स उनकी लिस्ट में है और साथ ही मदरसा सुमिंग ये सुमित की लिस्ट में है। 4 शेयर आपने नोट कर लिए होंगे। ये ना एक्सपायरी के हिसाब से भी शेयर्स हैं, ये सिर्फ आज में, कल परसों तक भी ये शेयर चल सकते हैं अगर स्टॉप लॉस हिट ना हो उन सबका। तो अगर हिट होगा तो खैर आपको बाहर आना ही चाहिए, अगर नहीं होता तो उम्मीद तो है कि इनमें अच्छा पुल बैक और कईयों में अच्छी शॉर्ट कवरिंग दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। राजेश शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए, बताने के लिए। कैनफिन होम्स और अजंता फार्मा आपकी कॉल है। अब समित चौहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समित, आपके शेयर थोड़े ज्यादा है, एक एक करके मेरे को बताइएगा। आईसीआईसीआई बैंक पे आपका व्यू क्या है? देखिए, थोड़ा वीक लग रहा है। रिसेंटली हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी थी, बट उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया और लास्ट 4-5 दिनों में ये ग्रेजुअल डिक्लाइन दे रहा है। आज जो 315 के आसपास इसको सपोर्ट था वो उसने इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक किया हुआ है, तो उसके चलते हमें लगता है कि थोड़ा इसमें वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें 305 से लेके 301 के टारगेट के लिए शॉर्ट सेल किया जा सकता है। 319 का एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे इसमें रखना चाहिए। ठीक है, एक शेयर और आप हमको बताना चाहेंगे? आईसीआईसीआई तो खैर एक शॉर्ट कॉल है, कोई बाय कॉल जो आपकी लिस्ट में हो? देखिए, एक हीरो मोटर शॉर्ट साइड पे है जो क्लियरली स्ट्रगल कर रहा है अराउंड 3700, तो उसमें शॉर्ट सेल की सलाह होगी 3480 के टारगेट के लिए 3731 के स्टॉप लॉस से। और बाय साइड पे माइंट्री है जो लास्ट हम 1-1.5 महीने से लगातार इसको रेकमेंड करते आए 484, 485 के लेवल से, और अभी भी हमें लगता है कि ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा रूम है। अभी ये स्टॉक में एक्चुअल मोमेंटम हम स्टार्ट होते हुए देख रहे हैं, जैसे वॉल्यूम एक्टिविटी भी पिकअप हुई है, अच्छे खासे लॉन्ग्स भी इसमें बिल्ड हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि माइंट्री में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इमीडिएट टारगेट 562 का रहेगा और स्टॉप लॉस 532 का रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल्स आपको कंफर्म हो गई होंगी। 2 सेल कॉल दी हैं, एक तो आईसीआईसीआई बैंक विद टारगेट 301, एक हीरो मोटोकॉर्प 3480 का टारगेट है। ये दोनों शॉर्ट कॉल्स है। एक कॉल जो हमको समित चौहान की तरफ से मिली है, प्लस माइंट्री आज रिपोर्ट भी आई, आपको पता ही है, उसका फायदा भी मिल रहा है, 6% शेयर ऊपर है। तो शॉर्ट करने के बारे में कम से कम मत सोचें। प्लस नहीं किया, छूट गया मौका, एक बार आप जा सकते हैं। आप स्टॉप लॉस रख के कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो रख लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप रखाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। तो थोड़ा छोड़ना भी चाहें तो थोड़ा सा डिप मिले तब इसमें एंट्री कर जाइएगा 532 का। अगर आपको 6% थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो ये एक ट्रेडर की मानसिकता होती है कि 6% अगर हम लेंगे पता नहीं हमको खुद कितना मिलने वाला है। तो ये वही मानसिकता की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। थोड़ा छोड़ना भी चाहें, डिप में भी लेना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी हो सकती है। 562 का टारगेट है। ये सौदे कंप्लीट हुए, मार्केट में एक रेंज में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। अब मेरे साथ सुमित बागड़िया बने हुए हैं। सुमित, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे को जरा ओएनजीसी की ऑप्शंस के बारे में बता दीजिए, इसमें क्या करना है हमको? ओएनजीसी के अंदर एक तेजी का व्यू लग रहा है। आफ्टर एक करेक्शन पॉज लिया और अब यहाँ से एक तेजी का मुंह दिखा रहा है। ऐसा लगता है कि ओएनजीसी यहाँ से ऊपर में 188 से 190 तक के लेवल जल्दी दिखा सकता है। फिलहाल प्योरली करंट एक्सपायरी के लिए 182.50 का कॉल, 2.70 से 2.80 के आसपास लेने की सलाह रहेगी। ₹1.70 का स्टॉप लॉस और अगले 2 से 3 दिनों के लिए 4.5 से 5 रुपए तक के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, 5 रुपए तक आपको टारगेट यहाँ पे आ जाएंगे। ₹182.50 की कॉल है, याद रखिएगा। ₹182.50 की ओएनजीसी की कॉल है, एक्टिव है। ₹2.5 के आसपास मिल जाएगी। 5 रुपए का टारगेट, ₹1.70 का स्टॉप लॉस है। सुमित, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समित की जो कॉल है ऑप्शंस की, वो भी एक बार जल्दी से आप नोट कर ले, मैं ही आपको बता देता हूं। 1440 की एक M&M की कॉल है उनकी, वो कह रहे हैं कि इसको प्लस किया जा सकता है। ₹24 का टारगेट है, ₹10.5 की रेंज में आपको मिल जाएगी। 1440 की ₹10.5 की कॉल मिलेगी, ₹24 टारगेट, ₹2 स्टॉप लॉस। ये रख लीजिएगा M&M के अंदर। आज M&M हालांकि फ्लैट है, खबर पॉजिटिव थी, लेकिन ये शेयर थोड़ा फ्लैट ही चल रहा है। 1440 की कॉल के साथ इसमें बाय पोजीशंस ली जा सकती है।
तो ये समित की कॉल्स भी आपके सामने पूरी हुई है, तो वादा की सारी कॉल्स पूरी हो गई हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आपके सामने और उतारने वाले हैं, वो है ई फार्मेसी की खबर। और मेरे सहयोगी ब्रजेश मिर्जा जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, ये जो बड़ी खबर आ रही है ई फार्मेसी को लेकर, एक खबर क्या है, क्या कुछ मुश्किलें होने वाली है अगर वेबसाइट से हम कोई दवाइयां ले रहे हैं? दरअसल ये था कि इस साल के अंत तक ऑनलाइन फार्मेसी के लिए जो नियम थे वो पूरे आने वाले थे। अभी तक क्या है कि जो स्टोर के जैसे मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं कि ई फार्मेसी के लिए चूंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में कोई नियम नहीं है इसलिए वो अवैध हैं। तो इसको लेकर जो झगड़ा चल रहा था इस पर एक नियम आने वाला था और ड्राफ्ट नियम आ भी चुका था और उसमें तैयारी हो गई थी कि इस साल के अंत तक इसको लागू कर दिया जाए, यानी दवाएं चाहे ऑनलाइन बिके स्टोर से बिके उनमें कोई अंतर नहीं रखा जाए। लेकिन अब जो है जो मेडिकल स्टोर्स के और इनके बीच में जो अंतर खत्म होना था अब ये शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस साल नहीं हो पाएगा, इसमें और लंबा वक्त लगेगा। सरकार ने जो कुछ ड्राफ्ट नियमों में जो शर्तें लगाई हैं उसमें से एक ये है कि जो ऑनलाइन फार्मेसी वाले होंगे उनको सभी राज्य जहां भी वो दवाएं बेचना चाहते हैं वहां पे उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले ये था कि जो सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर है वहां पर एक बार अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो किसी भी राज्य में दवाएं बेच पाएंगे। दूसरी जो शर्त रखी गई है वो ये है कि वो जो भी दवाएं बेचेंगे, जो भी उनका टर्नओवर होगा ई फार्मेसी का, उसका जो है 0.5% उनको सरकार को देना होगा और सरकार उस रकम का इस्तेमाल नेशनल फार्मा पोर्टल बनाने के लिए करेगी, जो ये सिर्फ ई फार्मेसी वालों के लिए लगाया गया है। जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको ये नहीं लागू होगा, जबकि पहले ये था कि सबको एक समान रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा और उससे जो पैसा इकट्ठा होगा उसी से पोर्टल बनाया जाएगा। तीसरी बात जो इसमें नए ड्राफ्ट नियम में है वो ये है कि प्लेटफॉर्म मॉडल है, यानी कि बाकी ई फार्मेसी की जगह अपना उनको कोई स्टोर नहीं रखना होता था, कुछ नहीं करना होता था, वो आपके नज़दीकी आप ऑर्डर प्लेस करते थे, आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीद करके आपको डिलीवर कर दी जाती थी, यानी एक प्लेटफॉर्म मॉडल पे वो काम चल रहा था। जैसे 1mg और जो दूसरी वेबसाइट्स हैं इस मॉडल पे काम करती हैं। लेकिन जो ड्राफ्ट नियम आया अभी ड्रग्स सेल ऑफ ड्रग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें प्लेटफॉर्म का जिक्र ही नहीं है। तो ये जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अब पूरी तरह से बदल गई हैं जो पहले वाला ड्राफ्ट आया था, और इस वजह से ई फार्मेसी को जो इम्प्लीमेंट करना था नेशनल पोर्टल के थ्रू शायद उसमें और ज़्यादा वक्त लगेगा। ठीक है ब्रजेश, थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। कस्टमर्स हालांकि अभी भी फायदा तो ले ही सकते हैं ऑनलाइन का, लेकिन हाँ जो विक्रेता हैं, जो वेंडर्स हैं, जो बेच रहे हैं दवाइयां, उनके लिए कुछ शर्तें कड़ी की जा सकती हैं। ऐसे नए ड्राफ्टिंग के अंदर हमको समझ में आ रहा है। ब्रजेश, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए।